खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आप सबका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा की एक स्पेशल सीरीज खास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि खास मुलाकात में हम वैसे साथियों से आपको रूबरू कराते हैं जो सामाजिक नौकरी करते हुए भी सामाजिक कार्य करते हैं, अपने-अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, ऑथर हैं, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तमाम ऐसे कई साथियों से हमने आपको मिलवाया है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं बिहार के हैं हरिकेश्वर राम जी। पेशे से इंजीनियर हैं, बिहार सरकार में नौकरी करते हैं और इसके साथ-साथ जो बिहार का एससी-एसटी कर्मचारी संघ है, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो एक और संगठन है सेवा स्तंभ, उनके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ के संस्थापक हैं। और इसके अलावा हरिकेश्वर जी सामाजिक क्षेत्र में भी नौकरी करते हुए अभी नौकरी में हैं। अपना योगदान करते रहते हैं, कई सभा मीटिंग में मैं भी इनसे मिला हूँ, मैं भी गया हूँ उनके प्रोग्राम में और लगातार समाज को जागरूक करने का अपने ओर से प्रयास करते रहते हैं। हरिकेश्वर जी, स्वागत है अम्बेडकरनामा में। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, अम्बेडकरनामा कुछ एपिसोड देखे आपने? बहुत लगातार देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इसे समाज में एक मैसेज जा रहा है, अम्बेडकर को समझने वाले लोग अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अच्छा। हवा पानी में बात नहीं, सच्चाई सामने आ रही है। तो एक बहुत बड़ा संवाद जा रहा है, मैसेज जा रहा है और हमको लगता है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में। चलिए, शुक्रिया। आप अपने कर्मचारी संघ जो है उनको बोलिए कि भाई अम्बेडकरनामा को और बेहतर करने के लिए सहयोग में साथ आए। निश्चित रूप से उसमें लोग लगेंगे। हम खुद उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उसमें। जी जी। इस बात को हम रखेंगे भी और हम चाहेंगे कि अम्बेडकरनामा बहुत आगे बढ़े और इस तरह से हो कि समाज में कम से कम जागरूकता इतना ज्यादा हो जाए कि जो जहाँ है वही लड़ना शुरू कर दे। उसको पता चल जाए कि क्या गलत है, क्या सही है और वहीं पर वो लड़ाई ठान दे। ये ज्ञान के कारण ही होगा, ज्ञान से ही होगा जी। और अच्छी पहल है आपकी। हाँ, आते हैं अब सीधे कुछ बातचीत करें। आपके कई प्रोग्राम में मैं गया हूँ और 2016 में दिसंबर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था कृष्ण मेमोरियल हॉल में। जिग्नेश मेवानी भी थे, मैं भी था, नर्मदेश्वर लाल जो कि अध्यक्ष हैं वो थे और कई मुद्दे उठाए गए थे उसमें, चाहे वो जमीन का मसला हो या प्रमोशन का मसला हो, छात्रों का मसला हो। कुल मिला जुला के 5 बरस हो गए हैं और स्थिति ठीक नहीं है बिहार में। जो नौकरी की हालत है आप सब जानते हैं, छात्रों के साथ हॉस्टल, तमाम इश्यूज हैं। कैसे देखा जाए, क्या है बिहार में, क्या चल रहा है? देखिए, स्थिति बिहार में जो सरकार की जो स्थिति है वो दलित विरोधी की स्थिति बन गई है। अब जैसे अभी देखिए ना, ये स्कॉलरशिप का जो मामला था, तो सरकार ने एक तो बहाना बनाया कि हमारे पास पैसे कम हैं, हम सबको स्कॉलरशिप नहीं देंगे और उन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो स्कॉलरशिप का जो पैसा आवंटित था केंद्र सरकार से और इनको भी कुछ दे रहा था, उसमें से 8,000 करोड़ रुपया दूसरे जगह इन्होंने खर्च कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि पैसा नहीं है और दूसरे जगह उस पैसे को बिल्डिंग बनवा दिया, रोड बनवा दिया, कृषि विभाग को दे दिया, बिजली विभाग को दे दिया। टोटल 8,000 करोड़ से ऊपर की राशि को मान लें कि डाइवर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो वहां बैठे हुए हैं, जो मलाई चाप रहे हैं, जो दलित प्रतिनिधि हैं, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसमें तो मुख्यमंत्री को, वित्त मंत्री को और मान लीजिए कि जो हमारे नुमाइंदे वहां हैं सरकार में, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और हम लोग इस चीज को उनके सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं। उनसे सवाल समाज पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे थे, इस तरह से हो रहा था। तो वहां पर वो स्थिति है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जहां तक सवाल है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एकदम जायज है, 100% जायज है। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि इनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन कुछ शर्त लगाया था, उसको आपने अनुपालन नहीं किया, इसलिए उसको रद्द कर दिया। लेकिन बिहार सरकार ने तो ऐसा किया कि जो प्रमोशन पाकर जो वरीयता प्राप्त कर चुके थे, जो कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी प्राप्त कर चुके थे,
उसको ही वरीयता को समाप्त कर दिया और नया जो आज तक कभी नियम नहीं था, नियम के विरुद्ध जाकर लोगों को प्रमोशन दे दिया। जो सीनियर थे उनको प्रमोशन नहीं दिया और जो 1 साल में जस्ट है 1 साल उनका एक्सपीरियंस था उनको प्रमोशन दे दिया और जिसका 15 साल 16 साल एक्सपीरियंस था किसी पद पर उनको प्रमोशन नहीं दिया। वो ये सरकार का जो मानसिकता ये बहुत खराब मान लीजिए दुर्दशा में है और हमारे समाज के लोग अब समझना शुरू किए हैं। अब मान लीजिए की स्थिति है, लड़ाई ठनी है और लड़ाई आ रही है। लोग जैसे जैसे समझ रहे हैं इस लड़ाई को आगे ले जाने की तैयारी में हैं। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आप अम्बेडकरनामा चला रहे हैं उसी तरह से हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया है कि हर एक जिला में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे कि जो संवैधानिक अधिकार क्या है, सोशल जस्टिस क्या है। अभी तक है क्या कि सोशल जस्टिस को ये लोग समझ रहे हैं कि किसी को कोई मदद कर दे, किसी को कल्याण कर दे, किसी पर सहानुभूति दिखा दे, वही सोशल जस्टिस है। जबकि सोशल जस्टिस का मतलब है कि भाई किसी के साथ संस्थागत भेदभाव, अन्याय और बेईमानी नहीं हो। तो ये प्रतिनिधित्व के सक्षम प्रतिनिधित्व के द्वारा ही संभव है और डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा व्यवस्था भी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सोशल जस्टिस का जो परिभाषा है, जो आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है, उसे भटकाने के लिए तरह तरह का साजिश हो रहा। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, हमको लगता है कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लोग समझ रहे हैं और लोग आंदोलित होंगे और निश्चित रूप से हम एक दिन सफल होंगे बहुत जल्दी। तो स्थिति बहुत खराब है। तो स्थिति सरकार का सोच जो है, और एक नहीं कि सिर्फ इस सरकार, सभी पार्टियों का वही हाल है। सभी पार्टियां जो है जो सामाजिक न्याय का परिभाषा ही बदल दिया है। सामाजिक न्याय का परिभाषा समझ लिया है कि किसी को आर्थिक मदद कर देना, कोई भिखमंगा है तो उसको कुछ दे के खिला पिला, किसी को रोटी चार को खिला देना, इसी को समझ रहा, सहानुभूति को समझ रहा, जबकि वो अधिकार है। जब सोशल जस्टिस हर एक जगह से आप किसी के साथ अन्याय रोक देंगे संस्थागत रूप से, तो लोग जिसको आगे बढ़ना होगा अपने मेरिट से, अपने बदौलत, अपने मेहनत से आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ उसकी परिभाषा बदल दी गई है तो मेरिट से आपको आने नहीं दिया जाता है। अब जैसे देखे नहीं यूपीएससी में क्या हुआ, जो शुभम मान ली एक लड़का जो है टॉप करता है और उसका कितना मार्क्स आता है, उसे बहुत 50 नंबर नीचे वालों को कितना नंबर आता है, वो तो इतना ज्यादा नंबर था कि किसी तरह टॉप कर गया। तो इस तरह से संस्थागत बेईमानी का जो मामला है उससे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह से संवैधानिक मानने के रूप से संस्थागत रूप से बेईमानी हो रहा है। तो उस बेईमानी को रोकना, अगर हम लोग जिस दिन रोक देंगे उस दिन सामाजिक न्याय की धारा मजबूत हो जाएगी। और आज दुखद ये स्थिति है कि जो पार्टियां हैं सामाजिक न्याय के नाम पर चल रही हैं, वे वोट की गोलबंदी कर रही है और जाति का वोट लेने, लेकिन जातिवाद जब तक रहेगा, आप जाति के नाम पर कोई राजनीति करेगा तो उसको सिर्फ उसके जाति को ही वोट मिलेगा, दूसरा वोट उसको नहीं मिलेगा। ये सवाल पैदा होता है। तो जब भी जातिवाद होगा तो उसमें ब्राह्मणवाद को फायदा होगा, ब्राह्मण को फायदा होगा, सवर्ण कास्ट है जो लेवल में जितना ऊपर है उसको फायदा होगा, नीचे क्लास के लोगों को कभी भी जातिवाद करने से, जाति के राजनीति करने से कभी फायदा नहीं हो सकता। इसलिए नई दिशा देने की जरूरत है और उस पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से एक दिन हम लोग सफल होंगे। हरिकेश्वर जी, आपने पॉलिटिकल क्लास पे एक सवाल उठाया, वहां पे जीतन राम मांझी बीच बीच में कुछ बोल देते हैं, पटाखा फोड़ते रहते हैं। तो क्या पूरी इन मुद्दों पर पॉलिटिकल क्लास से, देखिए उनको समाज से कोई लेना देना है नहीं, और जो पॉलिटिकल पार्टियां जो मजबूत है, जो सत्ता में है, वो सिर्फ चाहती है कि समाज के बारे में तुम मत बोलो, समाज के बारे में जो भी निर्णय करना होगा हम करेंगे, आप सिर्फ अपना पेट पालो, सुविधा लो, गाड़ी घोड़ा लो, परिवार को जो सुविधा चाहोगे हम दे देंगे, एक गाड़ी के बदले 5 गाड़ी दे देंगे, लेकिन समाज के बारे में मत बोलो। तो ये लोग समाज के बारे में बोल भी नहीं सकते। अभी जैसे देखिए जीतनराम मांझी जी के बारे में आप देखिए ना, एक सवाल उठाया था कि ये जो फर्जी सर्टिफिकेट बन रहा है, तो फर्जी सर्टिफिकेट पर उन्होंने सवाल उठाया था, ये अच्छी बात थी, हम लोगों
जिस सरकार में मांझी जी हैं उस सरकार के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का फरमान जारी कर दिया गया। अभी संस्थागत रूप से पहले तो लुके छिपे कोई आदमी अपना कास्ट बदल के सर्टिफिकेट बनाता था, पकड़ाता था, जेल जाता था या छूट जाता था, आगे भी रहता था। लेकिन बिहार सरकार ने तो संस्थागत रूप से मतलब फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का आदेश जारी कर दिया। अब जैसे आप देखिए कि ताती और ततवा एक जाति है जो अति पिछड़ी जाति में है, शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में नहीं है, लेकिन सरकार ने आदेश दिया कि अब इनका ताती ततवा का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, इनको पान और स्वासी का सर्टिफिकेट बनेगा। इसलिए कि पान और स्वासी जो है पहले से शेड्यूल कास्ट में है, तो शेड्यूल कास्ट में जो जाति है वो एक तरह से फर्जी सर्टिफिकेट, जाति है सब चीज में है ताती ततवा, और सर्टिफिकेट उनका बन रहा है पान और स्वासी का। और ये पान और स्वासी का जो सर्टिफिकेट बन रहा है ये सरकार के आदेश से बन रहा है, ये सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया है। तो अब बताइए कि सरकार के खिलाफ जीतनराम मांझी उसी में है, उसी सरकार में हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कहाँ, जहां जो बिहार से संबंधित सरकार कहती है कि ताती ततवा का सर्टिफिकेट जो है उसको मत बनाइए, उसको बना दीजिए पान स्वासी का। और कल कोई कहे कि भूमिहार जाति जो है समाप्त हो गया, अब भूमिहार जाति के लोग भूइया का सर्टिफिकेट बनाएंगे, क्योंकि भूइया एक जाति मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में मुसहर कैटेगरी में है, तो उनका भूइया का सर्टिफिकेट बनने लगेगा। तो ये संस्थागत रूप से जिसे खतवे का भी हुआ, पान स्वासी का हुआ, उन्होंने मतलब गलत तरीका से और एक तरह से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया, और उसके आधार पर धड़ल्ले से बन रहा। इस मामले को लेकर हम लोग कोर्ट में भी गए। अब कोर्ट में गए तो कोर्ट में तो समय लगता है, अब कोर्ट में समय लगेगा, पैसा खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है। लेकिन अभी देखिए ना, अभी आरजेडी का एक विधायक चौपाल जो है, जो चौपाल शेड्यूल कास्ट में नहीं है, और उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना के मधेपुरा से विधायक बना हुआ है। आरजेडी ने 2 लोगों को टिकट दिया था, तो किसको कहा जाए? मतलब ऐसा स्थिति क्रिएटेड है कि शेड्यूल कास्ट को किसी तरह तबाह मान ली किया जाए, उसमें सभी लोग लगे हुए हैं, क्या जदयू, क्या मान ली आरजेडी, क्या कांग्रेस। एक तरह से तो हम समझते हैं कि अब देखिए ना, ये तांती ततवा वाला जो सर्टिफिकेट जो गलत इशू हो रहा है, तो हम तो केंद्र सरकार को दाद देते हैं कि केंद्र सरकार ने उसको 5-5 चिट्ठी लिखा है कि भैया तुम गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट जो बन रहा है उसको फर्जी सर्टिफिकेट को रद्द कराओ और भविष्य में फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बने इसकी व्यवस्था करो। लेकिन सरकार मान नहीं रही। हमको लगता है, हम समझ रहे हैं कि केंद्र में बहुत समझदार लोग भी हैं, भले पॉलिटिकल रूप में इधर उधर कर दें, लेकिन उनको जानकारी रहती है यहाँ के लोगों को कुछ नहीं, जो मन में आया जो अपना कर दिया। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट बड़ा विकट परिस्थिति में बिहार में, लेकिन नेतृत्व अभाव है, नेतृत्व विकल्प नहीं मिल रहा, जिसके कारण लोग जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, अपना दाल रोटी चला रहे हैं। इसलिए ये बड़ा संघर्ष करना है, और आने वाली पीढ़ी हमको लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेगा, विकल्प मिलेगा बहुत जल्द। हमको लगता है कि विकल्प मिलना चाहिए। जैसे ही लोग जागरूक होंगे, जागरूक का मतलब कि जो समझने लगेंगे अपने अधिकार को, जो संवैधानिक के अधिकार है, अभी तो संवैधानिक अधिकार कोई समझता ही नहीं है। संवैधानिक अधिकार पर तो कहीं चर्चा तक भी नहीं होती है। अभी चर्चा मान लीजिए कि जात पर होती है। अभी संवैधानिक अधिकार पर जिस दिन चर्चा शुरू हो जाएगी, सभी लोगों का खटिया खड़ा हो जाएगा, सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे, धीरे धीरे सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और पता चलेगा कि रियल में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन यही लोग है जो सामाजिक न्याय के नाम पर चक्कल्लस आज तक काटते हैं। ये मानने की स्थिति है, बहुत खराब पोजिशन। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई को ठाना है, SC/ST कर्मचारी संघ ने ये लड़ाई को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक ताती ततवा वाला जो मामला था, यहाँ पर हम लोग गए थे, तो यहाँ पर तो कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम इस पर डिसाइड नहीं करेंगे। तब तक वहां से निर्णय, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट SLP में भी गए हैं। एक खतवे जाती है उसका भी गलत सर्टिफिकेट बन रहा है, उसी तरह से उसके खिलाफ भी हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं। और एक जो लोहार और लोहारा का गलत तरीका से करके, यहाँ भी लोहार जाति को जो लोहारा नहीं है उसका भी यहाँ पर ST का सर्टिफिकेट बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं, हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई अगर SC/ST
के में किसी को शामिल कर रहे हैं, चाहे किसी को हम के शामिल तो कर नहीं रहा। अगर शामिल कर दे तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। अगर संवैधानिक तरीके से में शेड्यूल कास्ट में शामिल होने का उसकी योग्यता है तो उसमें शामिल करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसमें शामिल होने का योग्यता ही नहीं रखता है, अनटचेबिलिटी इसके साथ कभी रहा ही नहीं, और अब SC/ST का लिस्ट फाइनल हो चुका है 1976 के बाद, तो फिर उसमें गलत तरीके से मैनिपुलेट करके इस तरह से मान करना, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो जाति आ रहा है तो उसके संख्या के हिसाब से हम लोग का SC/ST का रिजर्वेशन भी बढ़ा देना चाहिए। मैंने कहा कि उसका क्या मतलब, अगर मान लीजिए कि टोटल बैकवर्ड को, OBC को, टोटल फॉरवर्ड को, सवर्ण को कह दे कि सब शेड्यूल कास्ट हो गया और 100% रिजर्वेशन हो गया, तो बताइए उसका क्या मीनिंग रह जाएगा? मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। इसलिए ये इस चीज को हमारे लोग भी बोलते हैं, हमारे बहुत से मित्र पढ़े लिखे वो भी बोलते हैं। तो एक बार मीटिंग तो हमने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जिसको जेन्युइन तरीका से शेड्यूल कास्ट में शामिल होने का योग्यता है, हालांकि अब फाइनल लिस्ट हो चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आ चुका है। आपको बता दें कि शुरू में जो लिस्ट बना था SC/ST का, तो उस लिस्ट में एक प्रावधान किया गया था कि मे बी ऐसा संभव है कि कुछ जातियां अनटचेबल्स रहते हुए भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई हूं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जातियां अफरा तफरी में गलती से इस लिस्ट में शामिल हो, अनटचेबल्स नहीं रहते हुए भी शामिल हो गई हूं। तो उसके लिए कहा गया था कि ठीक है, व्यवस्था संविधान में रखिए कि किसी व्यक्ति को, किसी जाति को एक्सक्लूजन या इंक्लूजन शेड्यूल कास्ट के लिस्ट से हो सकता है, लेकिन उसको बहुत कड़ा कानून बनाया ताकि कोई भी एक तरह से राजनीतिक कारणों से इस लिस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सके। भारतीय पार्लियामेंट को पावर दिया और उसका दुरुपयोग हो रहा। दूसरे में बता दें कि इसके बाद जो काका कालेलकर आयोग का जो रिपोर्ट आया था, हालांकि OBC के लिए बना था, तो काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट में उन्होंने कुछ जातियों को चिन्हित किया था और बताया था कि ये शेड्यूल कास्ट में शामिल होने की सारी योग्यता रखती हैं, लेकिन किस कारण से नहीं हुआ है, इसको उसमें शामिल कर लेना चाहिए। और ST में भी कुछ लोगों को शामिल करने का उन्होंने सुझाव दिया था। तो अंततः सरकार ने, केंद्र सरकार ने या उनके सुझाव को मान लिया था और अंततः 1976 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1976 के द्वारा उन लोगों को SC और ST के लिस्ट में शामिल कर दिया गया था और कहा गया कि अब दैट लिस्ट वाज फाइनल, अब कोई छूटा हुआ नहीं है, अब उसमें किसी को शामिल नहीं किया जाएगा। और ऐसा कोर्ट का भी बहुत सा आदेश आया। बाद में मंडल कमीशन आया, तो मंडल कमीशन ने किसी जाति को उसमें सम्मिलित होने का, शामिल करने का कोई मान लीजिए कि प्रस्ताव नहीं दिया। इसलिए मान दिया गया कि अब जो SC/ST का लिस्ट है वो लिस्ट, दैट लिस्ट वाज फाइनल, अब उसमें से न किसी का इंक्लूजन होगा और न किसी का एक्सक्लूजन होगा। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि बहुत बिहार में, यूपी में लिस्ट पर लिस्ट की, इसको शामिल किया, इसको शामिल करिए, इसको, क्योंकि वो हो नहीं सकता है इसीलिए केंद्र सरकार से लौट आता है, RGI से लौट आता है, आपका अनुसूचित जाति आयोग लौटा देता है, हो नहीं रहा। लेकिन पॉलिटिकल कारण से लोग यहाँ दूसरे को भ्रम में डाले हुए हैं। अभी जैसे आप देखिए ना, इसको ये क्या कहते हैं, इसको ये साहनी जो है, बिहार में साहनी जो है, ये नेता अभी जो है, क्या कौन साहनी है? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी ने पूरा अपने जाति के लोगों को भ्रम में डाले हुए कि हम आपको अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे, और उसी आधार पर लोगों को यूनाइट भी कर रहा है, उसको मौका भी मिल रहा है और लोग यूनाइट भी हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कर नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल, इसलिए कि बिहार के लोग, बिहार के जो उनकी जाति थी अनटचेबल्स नहीं थी, उनकी जाति जहां अनटचेबल्स थी उसको शामिल किया गया। जैसे बंगाल में आप जाइएगा, मल्लाह वहां शेड्यूल कास्ट में है, इसलिए कि वहां का जो मल्लाह था अनटचेबल्स था, इसलिए वहां के लोग शेड्यूल कास्ट में शामिल हो गए। बिहार में उनकी जाति अनटचेबल्स नहीं थी, इसलिए बिहार में नहीं हुई। अब जैसे बिहार में धोबी शेड्यूल कास्ट में है, अब बंगाल में जाइए कि नहीं है। तो ये अनटचेबल्स लोगों का लिस्ट है जो अनटचेबिलिटी के शिकार रहे हैं सदियों तक और जिसके कारण पिछड़ गए, उनका ये लिस्ट है। ये इसमें अमीरी गरीबी से कहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको लोग अमीरी गरीबी से देख के करता है कि भाई रतनलाल बहुत आगे निकल गए,
रामविलास पासवान का फैमिली निकल गया, जगजीवन राम का फैमिली आगे निकल गया, हरिकेश्वर राम इंजीनियर हो गए। अरे उनका लिस्ट थोड़े है, और हरिकेश्वर राम और रतन लाल का रिजर्वेशन थोड़े है। ये तो सोशल रिजर्वेशन है ना, ये सोशल प्रतिनिधित्व के लिए है ना। और जितना मान लीजिए रतन लाल का परिवार जितना झेला अनटचेबिलिटी को, एक मुसहर एक गरीब परिवार का परिवार भी उतना ही झेला। ऐसा नहीं कि उनका परिवार ज्यादा झेला है और रतन लाल का परिवार, हरिकेश्वर राम का परिवार कम झेला। और अधिकार भी मिला है तो सबको बराबर मिला। जब संविधान में संवैधानिक अधिकार मिला तो रतन लाल को जितना अधिकार मिला दूसरे को उतना ही मिला, हमको जितना मिला उतना ही दूसरे को मिला। तो जब प्रताड़ित हुए समान रूप से, अधिकार मिला समान रूप से, तो फिर उसमें वर्गीकरण कहाँ सवाल आ गया। तो इसीलिए वर्गीकरण एक्सेप्टेबल नहीं है एससी एसटी में। और एससी एसटी के जो, इसीलिए हम इस आंदोलन के साथ बहुत से, अभी आप देखेंगे कि जो पसमानदा मुसलमान है वे आंदोलन चला रहे हैं, वो भी आंदोलन चला रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई हिंदू दलित और मुस्लिम दलित में भेदभाव क्यों। तो भाई दलित तो हटा दीजिए, ये अनटचेबल्स का लिस्ट है। और मुस्लिम में भी अनटचेबिलिटी था क्या? नहीं था। तो जब अनटचेबिलिटी आप में था ही नहीं और ये अनटचेबल्स का लिस्ट है, तो आपका लिस्ट में आएगा कहां से? हाँ, आपके साथ जो शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो आपके साथ अन्याय हुआ, जैसे ओबीसी में मालिक हुआ, तो ओबीसी में आप हैं, एमबीसी में आप हैं। तो ये सवाल मान लीजिए अभी क्योंकि इसलिए हो रहा है कि एससी एसटी पसमानदा अति पिछड़ा आपस में लड़ते रहे और यूनाइट नहीं हो, जबकि इन्हीं लोगों को यूनाइट होने के बाद देश में परिवर्तन होगा और असली लोकतंत्र स्थापित होगा और असली सामाजिक न्याय स्थापित होगा। लेकिन इन लोगों को एक नहीं होने देना है, इसलिए जो शासक वर्ग है लड़ाने के लिए बिना मतलब का जो जरूरी चीज नहीं है उसको सामने लाके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज पर हमारा भी आंदोलन चल रहा है और मुख्य रूप से लोगों को यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अब असंभव नहीं है कि आप शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल हो पाइए। आप शेड्यूल कास्ट के साथ मिलकर भाई की तरह रह के अब आगे बढ़िए और साथ आंदोलन चलाइए, तब जाकर। इससे जो बीच में डालमा में रहने से तो एक दूसरे में अंतर मालिक होते रहेगा, तो सच्चाई को समझना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा समाज भी नहीं समझता है और दूसरे लोग भी नहीं समझते हैं, और रिजर्वेशन को समझते हैं लाभ का सौदा। जहां लाभ जिसको मिल रहा कहता है कि बढ़िया, जिसको नहीं मिल रहा कहता है खराब। अब जैसे ओबीसी को आप देख लीजिए, ओबीसी को नियुक्ति में रिजर्वेशन है, एससी एसटी को भी है, तो नियुक्ति में रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करता है, कहता है कि नहीं बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन उनका नहीं है, तो अपने प्रमोशन की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और कहते कि नहीं प्रमोशन में तो रिजर्वेशन गलत है। तो रिजर्वेशन एक ही रिजर्वेशन वहां गलत है, यहाँ सही कैसे हो जाएगा? तो सबसे बड़ा सवाल है कि रिजर्वेशन को लोग समझ ही नहीं पा रहा। रिजर्वेशन को समझता है कि हमको लाभ है तो हमको उसको सपोर्ट करना है, घाटा है तो मान लीजिए कि हमको उसका विरोध करना। जबकि रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व है, सामाजिक प्रतिनिधित्व है, किसी का हिस्सा लेने के लिए नहीं है, बल्कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा है उसको हिस्सा मालिक को उपलब्ध कराना है और उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ताकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाए तो उसके साथ संस्थागत भेदभाव नहीं हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर की जो ये परिकल्पना, यही सोचकर किया गया था कि भाई धीरे धीरे लोकतंत्र स्थापित होगा, हर एक जगह सभी वर्ग के लोग रहेंगे, हर एक संस्था में रहेंगे और संस्थागत रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और जिसको आगे बढ़ना होगा बढ़ेगा। जिस तरह से पहले जो हुआ, जो हिंदू धर्म जो बना, तो हिंदू धर्म में कानून कौन बनाया, उसका अनुपालन करने वाला कौन था, उसमें एससी एसटी ओबीसी के कुछ कोई आदमी नहीं था। नतीजा हुआ कि उनके साथ संस्थागत भेदभाव हुआ, उनके खिलाफ कानून बना, उनके खिलाफ मान लिया कि सारा काम हुआ, नतीजा हुआ कि एससी एसटी ओबीसी पिछड़ गए। तो अब चूंकि देश आजाद हुआ तो जब देश आजाद हुआ तो भाई हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करने जा रहे, लेकिन मेरा हिस्सा तो दे दो। यही है कि जिसका जितना हिस्सा है उसका हिस्सा दे दो और कोई भी आदमी एक दूसरे से अपने हिस्सा से ज्यादा नहीं ले, ये इंश्योर हो जाए तो लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। तो ये मान लो कि मुख्य लड़ाई ये है और हमको लगता है इस मुख्य लड़ाई को हम लोग को आगे वो बढ़ाना होगा और निश्चित रूप से जिस दिन हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे तो सारे लोग
जो डायलमा में डाले हुए लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने जाति को धोखा दे रहे हैं। अब जात के नाम पर इकट्ठा करते, जात के नाम पर कुछ है? हम तो देख रहे हैं कि जात का दुसाध है, चमार है, मुसर है। जात के नाम पर जब मीटिंग करता है तो उसको भीड़ हो जाता है, जात के लोग चल आते हैं, लेकिन मुद्दा के पर करिएगा तो कोई नहीं आता। तेरे भाई जात का हम पूछते हैं कि दुसाध के नाम पर तुम्हारा कोई रिजर्वेशन है? कोई भी सुविधा पता है जो दुसाध के नाम पर है, चमार के नाम पर है, मुसहर के नाम पर है? जो भी अधिकार मिले तो टोटल शेड्यूल कास्ट को मिल रहा है ना, तो तुम अलग से ये करने का क्या जरूरत है भाई? इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। इस चीज को लोगों को वो समझाना पड़ेगा कि जात का सेट बना के तुम ये संघ बना रहे हो, संगठन बना रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ना तुम्हारा कोई अधिकार है ना उसे तुम कुछ प्राप्त कर सकते हो। जब भी प्राप्त होगा पूरे शेड्यूल कास्ट को प्राप्त होगा। और तो इसलिए शेड्यूल कास्ट की लड़ाई जो लड़ेगा वही लड़ाई लड़ो, दूसरा लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को करना पड़ेगा। हमको लगता है कि बिहार में परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। आप अच्छा, आप स्वयं बिहार के हैं। जी जी। अ, क्या कर्मचारी अभी आपके अध्यक्ष जो है नर्मदेश्वर लाल ही हैं, जी उनको करनामा पे आए, अपनी बात रखें और उनको एक बार मेरे तरफ से न्योता दे दीजिएगा। जी जी जी, नर्मदेश्वर लाल को भी दरअसल भी वे भी काफी एंगेज हैं। अभी अच्छा, सचिव है पशुपालन डिपार्टमेंट में। लेकिन उनका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि संघर्ष में कभी भी हाथ नहीं पीछे खींचते हैं और प्रोत्साहित लोगों को करते हैं और सभी चीज को पूरे मन से सपोर्ट करते हैं। ये बड़ा खासियत है। अन्यथा इतने बड़े पद पर होने के बाद आईएएस आईपीएस कोई सरकार के आंखों का किरकिरी नहीं बनना चाहता। लेकिन धर्मेश्वर जी में ये बहुत बड़ा गुण है जिसके कारण हम लोग भी उनके कायल हैं और उनको हम लोग अपना नेता मानते हैं। इसी कारण से मानते हैं। और नहीं हमको तो उनको लगता है बोलिएगा, हम जी करनामा पे आए, एक दिन उनसे बातचीत करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। हाँ, नहीं नहीं, उनसे हम बात करते हैं। उनको हम समय फिक्स कराते हैं कि अम्बेडकरनामा पर एक दिन अपनी बात वो रखें, खुलकर बात रखें और उससे हम ये कराते हैं, है ना। और एक और सब तो एक जी और जी सवाल है जी। जी हम अभी पढ़ रहे थे अम्बेडकर साहब को, तो कह रहे थे कि गांव में जो दलित हैं वो भी बिखरे हुए हैं, जात पात में बटे हुए हैं, अधिकांश भूमिहीन मजदूर हैं, खाना के लिए सवर्णों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए उनका दमन करना आसान रहता है। तो हम्म वो तो हम लड़ाई उस तरह से ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन संख्या की जरूरत होगी तो वो खड़े होते हैं वैसे लोग, नेता हम्म। भी है। तो कुल मिला जुला के जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम आप हुए, आप हुए, तमाम से जो थोड़ा सा नौकरी है, संसाधन भी है, वो लड़ाई बेसिकली लड़ना उसी को है, दुनिया भर के इतिहास में हुआ है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुर्जुआ क्लास में लीड करेगा रेवोल्यूशन। होता भी वही है, जिसके पास खाने के लिए वही आंदोलन कर सकता है, जिसका पेट खाली हो नहीं कर सकता। तो हमने अभी पिछले दिनों में देखा है कि 2 बार भारत बंद कॉल हुआ था। एक 2 अप्रैल को और एक 5 मार्च 19 को हुआ था, रोस्टर वाले इश्यू पर, एससी एसटी वाले इश्यू पर। तो छात्र भी बिहार में आंदोलित मुझे नहीं दिख रहे हैं। बीच-बीच में तो कुछ-कुछ हो रहा था। शिक्षा पे बहुत अधिक प्रहार है। हॉस्टल सबको सुना है धीरे-धीरे बंद करने के कगार पे जा रहा है। और तो इस पूरे विमर्श में पढ़े-लिखे लोग, कर्मचारी यूनियन छोड़ भी दीजिए, और भी पढ़े-लिखे काफ़ी लोग हैं बिहार में, ब्यूरोक्रेसी में हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। उनकी तरफ से कानूनी लड़ाई के अलावा क्या एफर्ट्स हो रहे हैं? देखिए ये शुरू से आप भी देख रहे होंगे कि अगर एससी एसटी चाहे ओबीसी को जो भी अधिकार मिला डॉक्टर अंबेडकर के चलते मिला। और डॉक्टर अंबेडकर दिला पाए इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर से योग्य कोई व्यक्ति नहीं था। मतलब कलम के बल पर उन्होंने किया। काशीराम जी भी जब आए तो उन्होंने, आप देखिएगा कि जो बाम से बनाया तो वो कर्मचारियों का ही संगठन बनाया, एम्प्लॉइज एसोसिएशन फेडरेशन। सेवा स्तंभ भी बना तो एम्प्लॉइज का ही है। इसलिए कि उन लोगों का स्पष्ट मानना था कि अगर एससी एसटी एमबीसी में जो लोग हैं उसमें जो कर्मचारी वर्ग है, जो पदाधिकारी वर्ग है, इन्हीं के पास थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कुछ है मदद करने लायक
कुछ संपत्ति, कुछ पैसा, तो यही कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं, चंदा वगैरह दे सकते हैं, लड़ाई में सहयोग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत बुद्धि भी दे सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वही हैं। तो थोड़ा बहुत ज्ञान और थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से मदद, क्योंकि वही वर्ग कर सकता है। और समाज का हमारा जो निचला वर्ग है कुछ नहीं हल्ला गुल्ला कर सकता है, हल्ला गुल्ला जो भी मान लीजिए हुआ हंगामा उंगामा कर सकता है, लेकिन समाज में जब भी बदलाव होगा कलम के बदौलत ही होगा। और ये सब लोगों का मानना था और कलम के बदौलत ही होगा आगे भी। और लोगों का समर्थन आपको मिलेगा अगर लगेगा कि आप सही रास्ते पर हैं, कलम को सही रास्ते पर चला रहे हैं, तब आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मतलब समझिए कि दुर्भाग्य ये है कि हमारे समाज के लोग चूंकि इतना ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं, संपत्ति से, भूख से, पेट से इतना ज्यादा पिछड़ चुके हैं कि उनको पेट के अलावे दूसरा चीज दिखता भी नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं, रतन लाल जी क्या कर रहे हैं, बहुतों को पता भी नहीं होगा कि रतन लाल जी अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में 85 के बाद लोगों को मालूम हुआ, हम लोगों जैसे लोगों को। पहले तक तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ही एक तरह से खत्म हो गया था। संविधान लिखने वाला आदमी, इतना बड़ा काम करने वाला आदमी, अधिकार दिलाने वाला आदमी को कोई जानता ही नहीं था। वो तो काशीराम आए और एक तरह से उनको जिंदा कर दिए, उन्होंने बताना शुरू किया, हो गया। तो इसलिए लोग देर से समझते हैं, लेकिन दुरुस्त समझते हैं। जब समझते हैं तो दुरुस्त समझते हैं। इसीलिए अब ज्यादा दायित्व जो है पढ़े लिखे लोगों का भी है, क्योंकि अब नौकरी पेशा वाले लोगों को कहा कि उनको ये केस तेस के अलावे और क्या। तो मैं बता दूं, इसीलिए मैंने आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा का निर्माण किया था कि ये कर्मचारियों और सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जोड़कर इस लड़ाई को आगे ले जाएगा। उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल हुए कि जो सामाजिक न्याय को परिभाषित करने में और आरक्षण को परिभाषित है इसको बतलाने में। और ये रोजी रोटी का साधन नहीं है, गरीबी उन्मूलन नहीं है, इसको बताने में बहुत हद तक हम लोग सेमिनार, कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक बताए हैं। और कर्मचारियों में भी एक मैसेज गया कि हम प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, हम सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए देखिएगा कि हंगामा भी है, लेकिन जिस पूरी तरह से जो कर्मचारी वर्ग पदाधिकारी समझ जाएगा कि हमको प्रतिनिधित्व करना है, विधायक और एमपी समझ जाएंगे कि हमको प्रतिनिधित्व करना है, प्रोफेसर समझ जाएंगे, जो जहां है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए तुम गलत काम करो, सिर्फ ये काम करना है कि उसके साथ होने वाले गलत काम को रोको, बस इतना ही करना है। इतना, इससे अधिक दायित्व आपका नहीं है। पे बैक टू द सोसाइटी इतना ही है कि आप जिस पद पर गए हैं तो आप वहां पर जिस संस्था में आप हैं उस संस्था में SC ST OBC के साथ जो संस्थागत भेदभाव हो रहा है उसको आप बंदिश लगा दीजिए, बस ये कर दीजिए, तो ये आपका समझिए कि काम हो गया। इसे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब तो कुछ करना भी नहीं ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो सब कुछ करके दे दिया। अब तो उसको आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है और अधिकार को प्राप्त करना है। इसलिए हम लोगों को तो बहुत कुछ करना भी नहीं है। अब इतने लोग पढ़ लिख गए हैं, इतने लोग समझ रहे हैं, हर एक जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई अगर राइट डायरेक्शन में जाए, हम लोगों के समाज में एक्टिविस्ट बहुत लोग हैं, लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं है, उसको जो समझ है उसके हिसाब से कूद फान कर रहा, लेकिन उससे देखिएगा कूद फान करते करते देखिए सब बिखर गया। बिहार में देखिएगा कि कितना एक्टिविस्ट था, वो सब धीरे धीरे बिखर गया, क्योंकि सबको पाला है कि हमको विधायक बन जाना है, विधायक बन जाना है, कुछ बन जाना है, और उसको चूंकि आगे का कोई प्लानिंग नहीं है, सोच नहीं है। लेकिन यही लोग फिर धीरे 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 जब समझ जाएगा बात को, अच्छे रास्ते पर चलने लगेगा, तो यही आदमी बिहार का नेतृत्व भी करेगा। ये भी तय है कि जो एक्टिविस्ट है वही आज न कल वो मान कि बिहार का नेतृत्व करेगा। लेकिन समय लगेगा, हम लोग को रास्ता दिखलाते चलना है और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करते रहना है। और इस तरह से अम्बेडकरनामा आप चलाते रहिए, और हमको लगता है कि इससे बहुत बड़ा एक तरह से लोगों में जागरूकता फैल रहा है, और लोग बहुत अपने आप लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो जहां है वहीं पर जय भीम, जो कहा वही इनकलाब जिंदाबाद, जो गलत करेगा तुरंत मुंह पर कहेगा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। ये स्थिति मान ले कि उत्पन्न, मान ले कि जिस दिन हो जाएगी, तो आपके साथ अन्याय ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो चलिए
अम्बेडकरनामा की कोशिश भी यही है कि अन्याय का प्रतिकार हो, और आपके संघर्ष में अम्बेडकरनामा साथ खड़ा है। और आप देखते हैं कि जितना मेरे वश में है, बगैर जी किसी संसाधन के ये चल रहा है अम्बेडकरनामा। जी अपने बस में जितना है उतना ही काम हो रहा है। बस 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 अपना अपने हिस्से का लड़ाई लड़ लेना है, अपने हाँ, हिस्से का लड़ाई लड़ लेना, सब लोग लड़ ले, हो जाएगा वो। जी। चलिए तो ठीक है, हरिकेश्वर जी बीच-बीच में अम्बेडकरनामा में आते रहिए, और अध्यक्ष जी रामेश्वर जी को भी बोलिए कि आए, अपनी बात रखें। तो ये थे हरिकेश्वर राम साहब, बिहार सरकार में नौकरी करते हैं, विभाग बोलते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनको पूरा वीडियो सुनिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा-ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। और हरिकेश्वर जी भी आप शेयर कर दीजिएगा बिहार के सारे ग्रुप सब में, कि कम से कम लोग देखें, इसमें चर्चा बहस हो। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।